नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा। अमरोहा ज़िले में एक गांव है बावनखेड़ी। 14 अप्रैल 2008 की वो रात जिसने अमरोहा ज़िले के साथ पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में जगह बनाई और उस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई। घटना 14 अप्रैल 2008 की है। बावनखेड़ी गांव में एक अध्यापक थे शौकत अली। शौकत अली अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ गांव में ही रहते थे। परिवार में शिक्षा उच्च स्तर की थी। सभी बेटे और जो बेटी वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनकी एक बेटी थी शबनम। शबनम इंग्लिश और भूगोल से उसने ग्रेजुएशन किया था और गांव के ही एक स्कूल में वो पढ़ाती थी। शबनम का अपने गांव के ही एक युवक जिसका नाम सलीम था, वो 6वीं पास था, उससे उसको इश्क हो गया। सलीम और शबनम के प्यार की जानकारी जब परिवार के लोगों को हुई, चूँकि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारना चाहते थे, जब इस रिश्ते की जानकारी परिवार के लोगों को हुई, जो अध्यापक हैं शौकत अली, जो शबनम के पिता हैं, उनको हुई और परिवार के अन्य जो लोग थे उनको जब इस बात की जानकारी हुई तो वो विरोध पर उतर आए। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और सब लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन सलीम और शबनम किसी भी सूरत में साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, वो साथ रहना चाहते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए, साथ जीने के लिए शबनम और सलीम इतना बड़ा अपराध करेंगे और इतना बड़ा फैसला उठा लेंगे। शबनम और सलीम ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक झटके में बावनखेड़ा गांव का इतिहास ही बदल दिया। शबनम ने ऐसा काम कर दिया कि आज भी बावनखेड़ी गांव में इस नाम की कोई बेटी आपको नहीं मिलेगी। उस घटना के बाद से गांव में जितनी भी बेटियों ने जन्म लिया, किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। शबनम और सलीम ने मिलकर परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ हत्या करने की साजिश रची। 14 अप्रैल की रात को सलीम जहर लेकर आया और शबनम ने चाय में जहर मिलाकर परिवार के सभी सदस्यों को जहर पिला दिया। जहर पीने के बाद एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों की तड़प तड़प कर मौत हो गई और शबनम ये नज़ारा अपनी आंखों से देखती रही। जब 6 सदस्यों की मौत हो गई और एक 7 माह का छोटा भतीजा वो जिंदा बच गया क्योंकि उसने चाय नहीं पी थी। उसके बाद शबनम ने अपनी प्रेमी सलीम के साथ मिलकर सभी 6 लोगों की कुल्हाड़ी से उनके गले पर वार करके 6 लोगों की हत्या कर दी, जबकि जो एक 7 माह का भतीजा था उसकी गला दबाकर शबनम ने हत्या कर दी। मरने वालों में शबनम के माता पिता, उसके 2 सगे भाई, उसकी एक मौसेरी बहन, उसकी एक भाभी और एक 7 माह का भतीजा था। 7 लोगों की हत्या की खबर जब अगली सुबह पड़ोसियों ने, चूँकि पुलिस को जानकारी दी कि मास्टर शौकत अली के घर में कोई हादसा हुआ है, जब पुलिस वहाँ पर स्थानीय पुलिस पहुँची तो वो चौंक गई। एक साथ 7 लोगों की हत्या की खबर जैसे ही जिले की मीडिया, उसके बाद प्रदेश और देश की मीडिया में चलनी शुरू हुई, पूरे देश में ये घटना चर्चा का विषय बन गई। 2008 में मायावती मुख्यमंत्री थीं और सरकार पर इस घटना के पर्दाफाश का इतना दबाव था कि मुख्यमंत्री खुद बावनखेड़ी गांव पहुंची। उन्होंने शबनम से मुलाकात की। उस दौरान में ये भी एक वाकया हुआ कि मायावती जो मुख्यमंत्री थी वो 5 लाख रुपए की सहायता राशि शबनम को देना चाहती थी, लेकिन जो स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट थी और तमाम अन्य बिंदुओं पर जब जांच, जो प्रारंभिक जांच थी, जब उसका इनपुट उनके पीए के द्वारा मुख्यमंत्री जो मायावती थी उनको बताया गया तो उन्होंने वो राशि शबनम को नहीं दी और बिना सहायता राशि दिए वो वापस लखनऊ चली गईं।
जो पुलिस वहाँ की थी, स्थानीय पुलिस, उसने सभी सातों शवों का पंचनामा कराया, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद इस घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने जब घटना की जांच शुरू की तो शुरुआती दौर में, चूँकि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी 15 अप्रैल की सुबह, तो शबनम वहाँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हर किसी को शबनम के साथ सहानुभूति थी, हर कोई शबनम के साथ खड़ा था, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो, सबका इतनी सहानुभूति शबनम के प्रति थी कि किसी को इस बात की जरा सी भी आशंका नहीं थी, जरा सा भी शक नहीं था कि इस घटना में शबनम की किसी तरीके से कोई भूमिका हो सकती है। घटना को लेकर काफ़ी विरोध होने के बाद वहाँ पर जो स्थानीय एसएचओ थे और कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ तात्कालिक तौर पर कार्रवाई की गई और नए जो इंस्पेक्टर वहाँ पे थे उनकी तैनाती की गई। आरपी गुप्ता ने घटना की जांच शुरू की और उन्होंने उस घटना की जांच जिस तरीके से शबनम ने जानकारी दी थी वो 0 पॉइंट से शुरू की। शबनम ने जो बताया था उसके घटना बताने के अनुसार वो छत पर सोई हुई थी और छत के रास्ते कुछ चोर घर के भीतर घुसे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और परिवार के सभी 7 लोगों की हत्या कर दी कुल्हाड़ी से, जिसमें 6 लोगों के गले पर कुल्हाड़ी के वार के निशान थे। लेकिन जिस तरीके से घटना का सिलसिलेवार घटना की जानकारी शबनम ने पुलिस को दी, इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को, वो सीक्वेंस आरपी गुप्ता को जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की। इस दौरान घटना के 1-2 दिन बीतने के बाद चूंकि किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी और शुरुआती पूछताछ केवल सलीम से हो पाई थी और सलीम ने एक सिरे से पूरी घटना को खारिज कर दिया था। वो अपनी भूमिका किसी तरह से इस घटना में शामिल होना नहीं बताया। पुलिस ने उसे पहली राउंड की पूछताछ के बाद वापस घर भेज दिया था। चूँकि घटना इतनी गंभीर थी और जिस परिवार के 7 सदस्यों की एक साथ हत्या हो जाए, उससे पुलिस बातचीत करने में या किसी तरीके से पूछताछ करने में काफ़ी परहेज करना चाहती है, क्योंकि तमाम तरीके का दबाव भी उसके ऊपर होता है और सबसे बड़ी बात सहानुभूति बहुत ज़्यादा शबनम के साथ थी। तो पुलिस किसी तरीके से शुरुआती 1-2 दिन पूछताछ करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती हुई दिखी तो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने शबनम से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना और चर्चा करना शुरू की। तो शबनम ने जो सीक्वेंस बताया उस पर जब कड़ी जोड़ने का काम इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने किया तो कड़ी जुड़ नहीं रही थी। पहली बात, चोर किस रास्ते से दाखिल हुए, चूँकि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस पहुंची थी तो बाहर से दरवाज़ा जो मुख्य द्वार था मकान का वो अंदर से बंद था और जो दीवार थी करीब वो 14 फीट ऊंची दीवार थी और दीवार को फांद कर अंदर जाने के कोई निशान, किसी के फुटप्रिंट नहीं मिल रहे थे या कोई और निशान या कोई और रास्ता जिसके सहारे जो चोर हैं या जो भी लोगों ने जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था वो उनकी पहचान हो सके, ऐसा कोई निशान पुलिस को नहीं मिला। एक तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला था जो मेन गेट था, दूसरा जो दीवार फांद कर अगर कोई जाता तो उसके कोई निशान नहीं मिले और कई अन्य बिंदुओं पर पुलिस ने प्रारंभिक अपनी जांच पूरी की। जांच में कहीं से इस बात की पुष्टि नहीं हुई, जो शुरुआती जांच थी, कि बाहर से किसी गैंग के द्वारा या चोरों के द्वारा या बदमाशों के द्वारा या जो लुटेरों का गैंग होता है, जो डकैती गैंग होता है, उनके द्वारा इस घटना को किसी नियत से अंजाम दिया गया हो। और घर के भीतर से कोई ऐसा सामान भी गायब नहीं था कि पुलिस ये मान सके कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या ये चोरी के लिए या डकैती के लिए या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन की पुष्टि होती है और जो रिपोर्ट है उसमें जहर मिला हुआ पेय पदार्थ पीने के वजह से मौत की पुष्टि होती है और फिर उसके बाद जो बाहर की इंजरी होती है वो गले में धारदार हथियार से चोट के निशान होना, ऐसा रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा जो डॉक्टर की टीम थी उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पीएम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता एक बार फिर विचार करते हैं और वो इस घटना को लेकर नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं।
इस बीच जो शबनम है उसकी कॉल डिटेल भी आ जाती है और कॉल डिटेल में उस रात में घटना से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ मिनटों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 55 कॉल 55 बार जो है सलीम का नंबर शबनम डायल किए रहती है। और पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल जब निकाली जाती है, क्योंकि पुलिस पिछले 1.5 दशक की बात करें तो 2 चीज़ों पर, किसी भी इस तरीके की घटना में 2 चीज़ों पर सबसे पहले जांच करती है। एक तो मोबाइल से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं, दूसरा सीसीटीवी फुटेज। इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुलिस समेटना चाहती हैं। अगर इन दोनों में किसी तरीके कोई क्लू मिल गया तो पुलिस उस पर काफ़ी गंभीरता से जांच करती है। और यही इस घटना में भी हुआ। जब 1 महीने में 900 बार एक नंबर पे कॉल होने की जानकारी मिली और घटना के आगे और पीछे कुछ मिनटों को मिलाकर 55 बार एक नंबर पर फ़ोन करने का रिकॉर्ड पुलिस को मिला, तो पुलिस की जांच की सुई अब आकर शबनम और सलीम पर टिक गई। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने जांच को नए सिरे से शुरू किया और फिर शबनम से कई राउंड पूछताछ हुई। चूँकि सलीम एक बार पुलिस को इस मामले से अपने आप को खारिज कर चुका था, वो बता चुका था कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच ये था कि सलीम और शबनम ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब शबनम ने, चूँकि उसके नंबर पर इतनी दफ़ा फ़ोन क्यों किया घटना होने के बाद, उसका कारण ये था कि जो शबनम का 7 माह का एक भतीजा था, चूँकि वो चाय नहीं पिया था और वो इस घटना में बच गया था, और शबनम उसी को ठिकाने लगाने के लिए जब इस घटना को अंजाम देकर 6 लोगों की हत्या होने के बाद जब सलीम दरवाजे से बाहर चला गया अपने घर और शबनम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, और जब शबनम को इस बात की जानकारी हुई कि उसका 6 माह का भतीजा अभी ज़िंदा है, तो बार बार वो उस भतीजे को ठिकाने पर लगाने के लिए सलीम को फ़ोन कर रही थी। और जब सलीम ने फ़ोन उठाया और बात हुई और शबनम ने ये बताया कि अभी भतीजा एक ज़िंदा है, तो सलीम ने उस रात वापस दोबारा घर के अंदर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद शबनम ने गला दबाकर अपने 7 माह के भतीजे की भी हत्या कर दी। और जब सुबह पुलिस पहुंची थी तो वो 100 के पास बैठकर दहाड़े मारकर रो रही थी। तो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जांच को आगे बढ़ाते हैं और जो सीडीआर मिलता है शबनम का और पिछले 1 महीने की जो कॉल डिटेल मिलती है, उसके आधार पर दोबारा सलीम को पुलिस थाने लेकर आती है। और सलीम से पूछताछ जब शुरू होती है तब घटना का जो सच है और घटना का जो कारण था वो निकलकर सामने आने लगता है। सलीम पुलिस को बताता है कि वो और शबनम दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस बात का शबनम के परिवार के लोग विरोध कर रहे थे और इसी वजह से दोनों ने मिलकर 7 लोगों की एक साथ हत्या करने की योजना बनाई। हत्या के लिए जहर लेकर सलीम ही शबनम के घर गया था और शबनम ने उसी रात, क्योंकि उसी शाम को शबनम के 2 भाई बाहर जा रहे थे शहर किसी काम के लिए, लेकिन उन्हें भी फ़ोन करके शबनम ने घर बुला लिया था। और उसके बाद सलीम जो जहर लेकर गया था, शबनम ने उसे चाय में मिलाकर परिवार के सभी सदस्यों को दे दिया था और सभी 6 लोग जिनकी मौत जहर से हुई और 7वां जो 7 माह का छोटा भतीजा था उसकी मौत गला दबाकर शबनम ने उसकी हत्या कर दी थी। जब ये बात सलीम ने पुलिस को बताई, इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को बताई, तब उन्होंने शबनम को भी पुलिस हिरासत में लेने की तैयारी की। क्योंकि काफ़ी सहानुभूति शबनम के साथ थी, काफ़ी कुछ पुलिस के अधिकारियों का, राजनीतिक और तमाम अन्य पहलुओं को भी पुलिस गंभीरता से लेकर जांच को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जब कॉल डिटेल, सलीम का बयान, बहुत सारे साक्ष्य पुलिस को संकलित करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अब वो वक्त आ गया है जब शबनम को भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस सलीम को लेकर शबनम के घर पहुंचती है और इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटते हुए पुलिस शबनम को गिरफ्तार करती है और दोनों को लेकर नए सिरे से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करती है। इसके बाद भी
शबनम पूरे घटना में शामिल होने से या घटना में किसी तरीके से उसकी संलिप्तता होने को लेकर खारिज करती है। लेकिन सलीम ये बात स्वीकार करता है शबनम के सामने कि उसने सारी बात सच सच पुलिस को बता दी है और अब शबनम के पास भी इस घटना में खुद के शामिल होने और घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। दोनों इस घटना को कबूल करते हैं और किस तरीके से घटना को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया वो पुलिस को सिलसिलेवार बताते हैं। जब ये बात मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश के बीच में जाती है तो एक बार फिर हाहाकार मच जाता है। जब पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने जो अमरोहा के जनपद न्यायालय में, तो जब चार्जशीट उन्होंने सबमिट की, जो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता थे, तो अमरोहा के जो जनपद न्यायालय के जो जज थे उनका नाम था SAA हुसैन। उन्होंने बाकायदा इस जांच रिपोर्ट को देखकर और जिस तरीके से इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने जांच करके जो सही आरोपी थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था उनका पर्दाफाश किया, उनका चेहरा कानून के सामने लाया, तो उन्होंने बाकायदा उनकी तारीफ भी की थी। जज ने कहा कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से, और उन्होंने कहा कि उनके जो न्यायिक उनका 30 साल का जो कैरियर उतने समय तक रहा था, उन्होंने कहा कि इतनी अच्छे तरीके से किसी घटना की जांच उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी कि इतने कम समय में इतनी बड़ी घटना को इतने अच्छे तरीके से जांच करके और आरोपितों को लाकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 3 अगस्त 2010 को अमरोहा की जनपद न्यायालय ने सलीम और शबनम को 7 लोगों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सज़ा को मुकर्रर रखा है, दोनों को फांसी दी है। राष्ट्रपति के पास शबनम की दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन चूंकि जिस समय ये घटना हुई थी 14 अप्रैल 2008 की रात को, उस समय जब अगले दिन और 1-2 दिन बाद घटना के पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करना शबनम से शुरू किया था, तो उस समय शबनम बीमार हो गई थी और जब उसे डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में दिखाया गया तो डॉक्टर की जांच में ये बात सामने आई कि शबनम 7 माह की गर्भवती थी, उसके पेट में 7 माह का बच्चा था। राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका खारिज हो चुकी है और दोनों फांसी से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल के दिनों में शबनम का एक 13 वर्षीय बेटा जो राष्ट्रपति से दया याचिका की गुहार लगातार लगाता रहा और वो अपनी मां को फांसी से मुक्त करने की अपील करता रहा। जो उसका बेटा है उसे रिश्तेदार पाल रहे हैं और उसकी उम्र करीब अब 13-14 साल हो गई है और वो लगातार प्रयास कर रहा है कि उसकी मां जो शबनम है उसको फांसी से मुक्त कर दिया जाए, उसकी अपील स्वीकार की जाए। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव निवासी और अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाली शबनम इस समय रामपुर के जिला कारागार में बंद है, तो सलीम इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है वहाँ के नैनी जेल में बंद है। अभी तक दोनों के फांसी पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। इन दोनों की फांसी कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।